नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो प्रत्येक कॉम्पिटिशन्स के अंदर आने वाले हैं और विशेष रूप से एसएससी सीजीएल से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई? तो पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई? ऑप्शन ए अधिनियम 1919, ऑप्शन बी अधिनियम 1919, ऑप्शन सी अधिनियम 1935, ऑप्शन डी अधिनियम 1947। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अधिनियम 1935 में दी गई थी। और डिटेल बता दें इसके बारे में आपको। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। जैसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, केंद्र में द्वैध शासन का और प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई, शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया। पहली बार किया गया था ये संघ सूची, पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर उसमें आंग्ल भारतीयों जैसे ईसाइयों, यूरोपियों और हरिजनों को भी शामिल कर दिया गया। और 1935 के अधिनियम से 200 से अधिक अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? ऑप्शन ए प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी संघीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट संघीय। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय का प्रयोग नहीं किया गया था। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। और आपको बता दें कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। ये सारी चीजें की गई थी, लेकिन संघीय शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सशरीर प्रस्तुत किया जाए निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से संभव है? क्वेश्चन दोबारा से सुनिए, सशरीर प्रस्तुत किया जाए निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से संभव है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी अधिकार प्रच्छा, ऑप्शन डी उत्प्रेषण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। सशरीर प्रस्तुत किया जाए अर्थात इसका मतलब है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट न्यायालय तब जारी करता है जब किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति या संस्था द्वारा हिरासत में रखा गया हो। इसे सरकारी या निजी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ जारी कर सकते हैं, जिसमें हिरासत वाले व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा न्यायालय गिरफ्तारी के कारण की जांच करती है। गिरफ्तारी क्यों की गई है, इसके कारण की जांच न्यायालय करती है। यदि न्यायालय गिरफ्तारी को अवैध मानता है तो उस व्यक्ति को हिरासत से स्वतंत्र किया जाता है। इसीलिए इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बांध माना जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जो माना जाता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बांध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। और डिटेल जानते हैं इसके बारे में। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन कौन सी हैं? पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध,
चौथी है उत्प्रेषण, पांचवी है अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन है? केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन है? ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी कैबिनेट सचिव, ऑप्शन सी गृह सचिव, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट करेक्ट आंसर है। कैबिनेट सचिव जो होते हैं वो सर्वोच्च सिविल अधिकारियों में सर्वोच्च होते हैं। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। तो डिटेल देखिए, केंद्रीय सरकार या भारत सरकार का मुख्य सिविल अधिकारी कैबिनेट सचिव होता है, जो भारतीय सिविल सेवा का अधिकारी होता है, और यह केंद्रीय सचिवालय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरी की रथ यात्रा किसके उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है? यानी पुरी की रथ यात्रा किसके उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए भगवान राम, ऑप्शन बी भगवान जगन्नाथ, ऑप्शन सी भगवान शिव, ऑप्शन डी भगवान विष्णु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ के उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है। यदि क्वेश्चन आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो कम से कम इतना फर्ज तो आपका बनता है कि आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर आता रहता हूं आपके लिए। तो पुरी की रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। और डिटेल देखते हैं इसके बारे में। रथ यात्रा जो कि रथ का त्योहार है, हर वर्ष ओडिशा के मंदिर शहर पुरी में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन भगवान जगन्नाथ के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। तो पहली बात तो ये कि रथ यात्रा रथ का त्योहार है और यह प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। दूसरा पॉइंट हमें यहाँ से मिल रहा है कि यह प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। और कहाँ पर? ये ओडिशा में है। पुरी कहाँ पर है? ओडिशा में। और मंदिर शहर है ये। तीसरी, पुरी को देखो यहाँ पर देखिए एक न्यू क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। पुरी को मंदिर शहर भी कहा जाता है। मंदिर शहर यानी मंदिरों का शहर है ये पुरी। तो उसमें और कौन से मास में? आषाढ़ मास में। यही पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि कौन से मास में। तो आषाढ़ मास के और शुक्ल पक्ष के, ये भी एक पॉइंट बनकर आ रहा है क्वेश्चन का कि शुक्ल पक्ष के कौन से दिन, ऐसे पूछ लिया जाता है टीसीएस आईएएस वगैरह और जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं। तो दूसरे दिन भगवान जगन्नाथ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो एक एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। बाय, जय हिंद दोस्तों।